चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ते हुए सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ उन्हीं नदियों की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र बनाया गया है और इस मैप में जिन क्षेत्रों को दिखाया गया है, यहाँ पर इंडिया का मैप दिखा करके यहाँ पर दिखाया गया है कि इस क्षेत्र में ये कौन सा क्षेत्र है, जो एरिया है इंडिया का, ये भारत का कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया बनाया गया है, यहाँ पर इसे दिखाया गया है। प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र बनाया गया है। यहाँ पर ब्लैक कलर से बॉर्डर बनाया गया है किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का जो बाउंड्री है उसे बनाया गया है कि बाउंड्री है उसकी। यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा दिखाया गया आधा, यहाँ पर बिहार है और लास्ट में थोड़ा सा इधर पश्चिम बंगाल दिखाया गया है। ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है, उसके बाद ये उड़ीसा की बाउंड्री है और ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है। यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा गया है, एरो बनाया गया है कि हाँ इधर ये महाराष्ट्र है। उसके बाद ये गोवा है और ये कर्नाटक की बाउंड्री बनाई गई है, ये तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु और ये केरल है। ब्लू कलर के हाइलाइटर से जो भी राज्य है उस बनाया गया है, लिखा गया है कि हाँ ये कौन सा राज्य है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि इतनी ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी से उत्तर भारत की नदियाँ निकलती हैं। लेकिन अगर कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात की जाए तो ये किसी ऐसे क्षेत्र से, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। लेकिन हाँ, ऊंचाई वाले क्षेत्र से तो निकलेंगी, तभी तो एक ढाल होगा, एक स्लोप होगा, तभी तो नदियाँ प्रवाहित होंगी। लेकिन उतनी ऊंचाइयाँ से नहीं निकलती हैं जितनी ऊंचाइयों से उत्तर भारत की जो नदियाँ निकलती हैं। मतलब जो हिमालय पर्वत श्रेणी से, जो हिमालय पर्वत श्रेणी जो नदियाँ निकलती है उतनी ऊंचाई से नहीं निकलती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं ये कड़ी चट्टानों से होकर के, मतलब प्रायद्वीपीय भारत जो है ये कड़ी चट्टान है, कड़ी चट्टानों से होकर के नदियाँ बहती हैं। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र नहीं लाते, मतलब ये वाले जो नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा बाढ़ वाले क्षेत्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नदियाँ मतलब जो तट है बहुत ज़्यादा क्षरित नहीं होता है, मतलब उसका अवसाद मतलब अपर्दन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। मतलब जिस घाटी में प्रवाहित हो रही होती है उस घाटी को अपर्दित करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में, मतलब बहुत दूरी तक अपर्दित नहीं कर पाती हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं, उन जिस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं वहाँ पर मुलायम चट्टानें पाई जाती है, जिससे उसको आसानी से अपर्दित कर देती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो आसानी से अपर्दित नहीं होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, इसमें एक और भी खास विशेषता है कि जो नदियाँ हैं सामान्यतः ज़्यादातर नदियाँ जो है वो किसी मतलब गर्मियों के समय में सूख जाती हैं, लेकिन एक मात्र कावेरी नदी है जो कि वर्ष भर इसमें जल प्रवाहित होता रहता है। इधर दक्षिण पश्चिम से जब मानसून आता है तो भी इसे जल मिल जाता है और इधर उत्तर पूर्व से जब मानसून आता है तो भी इसे जल की प्राप्ति हो जाती है, जिस वजह से वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ हैं वो कभी कभी मतलब गर्मियों के समय में सूख जाती हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर से नदी को दिखाया गया है, रेड कलर से नदियों के नाम लिखा गया है कौन सी नदी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को यहाँ पर इसलिए दिखा दिया गया है ताकि पता चले कि गंगा नदी है, उत्तर प्रदेश से बिहार है, पश्चिम बंगाल में जाकर के उधर से बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये यहाँ पर अरब सागर है। तो यहाँ पर गंगा नदी को दिखा दिया गया है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से नर्मदा नदी के पास से। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अमरकंटक जो कि यहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, राजपीपला, महादेव, मैकाल पर्वत श्रेणी पर ही अमरकंटक चोटी स्थित है। मतलब कोई पर्वत श्रेणी मतलब विस्तृत रूप में दूर तक फैली होती है, जब उसकी चोटी एक पाई जाती है तो उसे चोटी कहा जाता है। और यहाँ से निकलती है अमरकंटक
का जो चोटी है, अमरकंटक चोटी जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, यहाँ से सोन नदी निकल करके उत्तर में चली जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है पटना से पहले थोड़ा सा। और यहाँ से जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, और यहाँ से नर्मदा नदी निकल करके दक्षिण की तरफ आती है, यहाँ पे निकल करके मतलब इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, फिर यहाँ पर आकर के यहाँ अपना मुहाना बनाती है गुजरात के पास। खंभात की खाड़ी है यहाँ पर नर्मदा नदी आकर के अपना मुहाना बनाती है। मतलब नर्मदा नदी का जो उद्गम स्रोत है अमरकंटक पठार है, और कहाँ पर गिरती है मुहाना बनाती है, तो खंभात की खाड़ी सामान्यतः कह सकते हैं अरब सागर में। उसके बाद नीचे ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी कहिए या तापी नदी कहिए, ये निकलती है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश में यहाँ तवा नदी जो कि एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और तापी नदी यहाँ से, दोनों नदी यहाँ से निकलती है, और तापी नदी निकल करके ऐसे महाराष्ट्र में थोड़ा सा महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद गुजरात में पहुँच जाती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये दोनों नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। लेकिन इसके बाद बात करते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा नदी के बाद यहाँ पर देखते हैं ये स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड से निकलती है, और यहाँ पर है झारखंड में रांची का पठार। रांची के पठार के पास से कोयल और शंख नामक दो नदियाँ, दो धाराओं के रूप में प्रवाहित होकर के आती हैं, फिर एक मिल जाती है, और इसे कहते हैं ब्राह्मणी नदी। और इसी नदी के पास से एक दूसरी नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि रांची का पठार इधर है, यहीं से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी के थोड़ा सा पहले मतलब स्वर्ण रेखा नदी, फिर उसके वैतरणी नदी निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा से ही निकलती है, उड़ीसा में जाकर के अपना मुहाना बना लेती है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी जो कि राज्य के पठार जो झारखंड में, यहाँ से कोयल और शंख नामक दो धाराएं में नदियाँ आती हैं, और दो धाराओं के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। फिर ब्राह्मणी नदी यहाँ पर आकर के उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद महानदी की बात आती है। महानदी यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी इसमें बहुत सी इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, इसकी शाखाएं मिलती हैं आकर के। तो यहाँ पर शिवनाथ नदी है, हसदो नदी है, मांड नदी है, ये सब नदियाँ आकर के इसमें महानदी में मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। और सोदूर और जोग, ये दो नदियाँ भी हैं जो कि महानदी में जाकर के इसके दाहिनी तरफ से मिलती हैं, क्योंकि इसका दायां तरफ होगा, नदी ऐसे यहाँ से निकल रही आगे बढ़ रही थी, इसके दाहिनी तरफ से जाकर के मिलती है। फिर महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड जलाशय जो बनाया गया है, जो हीराकुंड जलाशय है, हीराकुंड बांध बना करके जो जलाशय का निर्माण किया गया है, वो उड़ीसा में ही है, महानदी पर है। यहाँ पे महानदी जाकर के उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है, मतलब यहाँ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से और जाकर के उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। इस दौरान जो टोटल इसकी लंबाई है, महानदी की जो टोटल लंबाई जो दूरी जो तय करती है महानदी, वो है 851 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी नदी की बात आती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से नासिक के पास, महाराष्ट्र में नासिक के पास ट्रैम्बल से निकलती है गोदावरी नदी और आगे बढ़ती है, तो इसमें एक परवरा नदी इसके दाहिनी तरफ से आकर के मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ने पर इसमें से बाएं तरफ से ढेर सारी नदियाँ आकर के छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जैसे दूधना नदी, फिर पेनगंगा, फिर वर्धा, फिर वेनगंगा, फिर प्राणहिता, ये सब नदियाँ आकर के मिलती हैं गोदावरी नदी में। उसके बाद जो दक्षिण से मतलब इसके जो दाहिनी तरफ से आकर के नदियाँ मिलती हैं, उसमें यहाँ पर एक प्रवरा नदी है और दूसरा मंजीरा नदी। फिर उसके बाद जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ से एक नदी आती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है और यहाँ पर तेलंगाना इधर महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़ के इसके बॉर्डर पर ही गोदावरी नदी से मिल जाती है इंद्रावती नदी। फिर उसके बाद गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक आती है सबरी नदी, जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है। फिर यहाँ से इसके बॉर्डर से होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, फिर यहाँ पर आकर के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से मिल जाती है। फिर गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। मतलब गोदावरी नदी नासिक महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा नदी, और इसमें कुछ नदियां हैं जो इसके दाएं तट से आकर मिलती हैं, कुछ नदियां जो इसके बाएं तट से आकर मिलती हैं। तो दाहिनी तट से इसमें कोयना नदी मिलती है आकर के, पंचगंगा, दूधगंगा। ध्यान रखिए कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी कृष्ण जी के नाम पर है, जिसको याद करने का आसान तरीका है कि इसमें गंगा, मतलब जो कृष्ण जी थे बहुत ज़्यादा मक्खन खाया करते थे। तो दूध गंगा, यहाँ पर देखिए दूध गंगा, पंचगंगा,
कोयना, ये सब जैसे कि दूध गंगा, ये सब जिसमें दूध लगा हो, ये सब जो नदियां हैं वो सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। उसके बाद कोयना नदी हो गया, पंचगंगा, दूध गंगा, और यहाँ से घाट प्रभा जो कि कर्नाटक से घाट प्रभा और माल प्रभा, ये दोनों कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक से निकलती हैं और जा करके कृष्णा नदी में जाती है, कृष्णा नदी में ही। और महाराष्ट्र से भीमा नदी, इसकी सहायक नदी भीमा नदी, जो कि बाएं तट से आकर के कर्नाटक में ही आंध्र प्रदेश के से थोड़ा सा पहले कर्नाटक में मिल जाती है कृष्णा नदी से। फिर कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से एक नदी आकर के मिलती है, तुंगभद्रा नदी, जो कि दाहिने तट से आकर कृष्णा नदी में मिलती है। तुंग और भद्रा, जब दो जल की धाराएं आकर के आपस में मिलती हैं तो तुंग और भद्रा, इन दोनों के मिलने से तुंगभद्रा एक नदी का निर्माण होता है, जो कि कृष्णा नदी में जाकर के आंध्र प्रदेश से मिल जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक नागार्जुन सागर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर उसके बाद कृष्णा नदी थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक इसके बाएं तरफ से मूसी नदी एक है, वो आकर के मिलती है इसमें। फिर उसके बाद कृष्णा नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। मतलब कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है 401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर की दूरी, मतलब 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, मतलब अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद बात आती है कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी से निकलती है, उसके बाद बढ़ती है जब, तो मतलब कर्नाटक से निकलकर जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर तमिलनाडु में एक स्टैनली जलप्रपात है, स्टैनली जलप्रपात है, यहाँ पे जलाशय लिखा गया गलती से, जलप्रपात है। तो स्टैनली जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर ही है तमिलनाडु में। उसके बाद कावेरी नदी आगे बढ़ती है और तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। मतलब जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के पुष्पगिरी के पास से निकलती है और आगे बढ़ करके 800 किलोमीटर टोटल 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात तमिलनाडु से, इधर कर्नाटक से फिर तमिलनाडु से होते हुए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तमिलनाडु के पास। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वैगाई नदी है, छोटी सी नदी है, जो कि तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु में जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। एक छोटी सी नदी यहाँ भी थी, पेन्नार नदी, जो कृष्णा नदी के नीचे से बहती है, छोटी सी नदी है, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और जाकर के यहाँ पर अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। ये रही प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद कुछ इसमें ऐसी नदियों के नाम आए जो कन्फ्यूजन जैसे हम लोग उसकी बात करते हैं, या फिर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, उत्तर भारत की गंगा किसे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तवी नदी, यहाँ पे एक तवा नदी है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी था और एक तवी नदी है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। एक तवी नदी होता है, एक तवा नदी है। जो तवी नदी है वो चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब नदी कौन है? जो सिंधु नदी में हम लोग पढ़ रहे थे, सिंधु नदी तंत्र, तो उसमें हम लोग पढ़े थे चेनाब नदी के बारे में। तो चेनाब नदी के जो एक सहायक नदी है तो है तवी नदी। उसके बाद नर्मदा नदी की बात आती है, तो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। कोयना नदी और कोयल नदी दोनों कंफ्यूजन वाले, कौन किसकी सहायक नदी है? तो जो कोयना नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कोयना कृष्णा नदी है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक नदी है छोटी सी, कोयना नदी। उसके बाद एक नदी है कोयल नदी, ये ब्राह्मणी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी, यहाँ पर मैंने बनाया ब्राह्मणी नदी, यह है कोयल नदी, जो कि रांची के पाठार के पास से, झारखंड में रांची के पाठार के पास से निकलती है। यह है ब्राह्मणी की सहायक नदी, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी। तो उसके बाद गोदावरी नदी की बात आती है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी, जो कि 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहा जाता है, दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर के पूछा जाए तो कावेरी नदी होता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा।
और प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहता है। जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, मैंने बताया कि जो कावेरी नदी है इसमें लगभग वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो भी इसे जल की प्राप्ति हो जाती है, जब उत्तर पश्चिम मानसून आता है तो भी इसे जल की प्राप्ति हो जाती है, जिस वजह से इसमें लगभग साल भर जल की उपलब्धता रहती है, बनी रहती है। इस वजह से इस क्षेत्र में जहाँ पर कावेरी नदी बहती है उस क्षेत्र में धान की अच्छी खेती होती है। इसलिए जो उसका क्षेत्र है उसे उसकी जो प्रवाह क्षेत्र है कावेरी नदी की, उसे कहा जाता है दक्षिण भारत का धान का कटोरा। और साथ ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को, और प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल की उपलब्धता रहती है, जैसा कि मैंने भी बताया। उसके बाद ये तो हो गई कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, और कावेरी नदी को ध्यान रखिए कि गोदावरी नदी थोड़ी सी ऊपर बहती है, कावेरी नदी यहाँ पर दक्षिण में, इसे दक्षिण भारत कहा जाता है। कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। लेकिन सिर्फ दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा पूछा जाए तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और उसके बाद उत्तर भारत, ये तो हो गई दक्षिण भारत की। उत्तर भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गंगा नदी को कहा जाता है। ये रही प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अब अरब सागर में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।